नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के पायधुनी पुलिस स्टेशन की तरफ से अब टीवी एंकर और बड़े पत्रकार अर्नब गोस्वामी को फिर से बुधवार को 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये जो मामला है, ये पूरा का पूरा मामला इसलिए बना था क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने जब पालघर में 2 साधुओं की हत्या हुई थी, उस मामले में सीधे तौर पर राहुल गांधी की मां और राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी, जिसका कि असली नाम एंटोनियो माइनो है, उसको उसके असली नाम से बुला दिया था। और इसको लेकर तमाम कांग्रेसी लोग नाराज़ हो गए थे अर्नब गोस्वामी से, और उसको लेकर 2000 से ज़्यादा FIR अर्नब गोस्वामी के खिलाफ की गई थी। उसी कड़ी में एक और मामला बनाया गया अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पायधुनी थाने में, और ये मामला भी इसी से जुड़ा हुआ था। और सीधे तौर पर इस मामले में ये कहा गया कि जिस तरीके से बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उस भीड़ को अर्नब गोस्वामी ने ये बताया था कि ये जामा मस्जिद के बाहर भीड़ जमा हुई है। दोनों ही बातों में अर्नब गोस्वामी ने कोई झूठ नहीं बोला था, लेकिन तथ्यों को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है वो यहाँ FIR करने के बाद से पता चलता है। दरअसल बांद्रा का जो रेलवे स्टेशन है, बांद्रा वेस्ट की तरफ जामा मस्जिद है, जिसको कि बकर जमाई मस्जिद या जामा मस्जिद बोला जाता है, सुन्नी जामा मस्जिद बोला जाता है। वो एकदम सामने है, बेस्ट जो गेट है उसका, रेलवे स्टेशन का, उसके। और अगर भीड़ लगेगी तो उस भीड़ को आप जामा मस्जिद के सामने भी कह सकते हैं या रेलवे स्टेशन के सामने भी कह सकते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन में भीड़ तब मानी जाएगी अगर वो रेलवे स्टेशन के अंदर है। और जिस तरीके से लोग उस जगह खड़े हुए थे, अगर कोई रेलवे स्टेशन की तरफ से फ़ोटो लेगा तो उसमें पीछे जामा मस्जिद लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। और ऐसा अकेले अर्नब गोस्वामी या उनके चैनल ने नहीं दिखाया। इंडिया टुडे से लेकर टाइम्स नाउ तक सभी की रिपोर्ट में साफ दिख रहा था कि जहां भीड़ ज़्यादा थी वो जामा मस्जिद के सामने की बात थी। लेकिन उसके बावजूद केवल अर्नब गोस्वामी के ऊपर केस किया गया, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस की जो कार्यकारी अध्यक्ष है, राहुल की मम्मी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कठपुतली सरकार को कंट्रोल करने वाली सोनिया गांधी के खिलाफ रिपोर्टिंग कर दी थी। और सवाल पूछ लिए थे कि अब सोनिया और राहुल चुप क्यों हैं। पालघर में 2 साधुओं को जलाकर मार दिया जाता है, पीटा जाता है, उनके ड्राइवर को भी मार दिया जाता है, उसके बावजूद ये लोग चुप बैठे हैं। इनको जवाब देना चाहिए। यही बात कांग्रेसी चमचों को, कांग्रेसी चाटुकारों को, खासकर महाराष्ट्र की सरकार को बहुत ज़्यादा बुरी लगी। और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 2000 से ज़्यादा FIR दर्ज कर दी गई, जिसमें से 2 मामले ज़्यादा तूल पकड़े। एक बांद्रा का मामला था, एक पायधुनी थाने का। अब पायधुनी थाने के इंस्पेक्टर ने नोटिस भेज दिया है और ये कहा है कि आपको हाजिर होना पड़ेगा थाने में 11 बजे। और इसको लेकर इंस्पेक्टर सुरेश गायकवाड़ की तरफ से ये जारी किया गया है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट चले गए थे अर्नब गोस्वामी, और उन्होंने मांग की थी कि जिस तरीके से गलत मोटिव के तहत मेरे खिलाफ इतनी सारी FIR दर्ज की गई हैं, उन FIR को खारिज किया जाए। तो कोर्ट ने खारिज तो नहीं किया था, लेकिन 2 जगह ही FIR, और ये कह दिया था कि सभी FIR को इकट्ठा कर दिया जाए। एक FIR नागपुर में हुई थी जिसको कि ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो इस तरीके से नागपुर की जो FIR है वो उस मामले में 12 घंटे पूछताछ की गई थी अर्नब गोस्वामी से। उनको एक तरीके से टॉर्चर किया गया था। और दूसरी तरफ ये बयान आए थे कि अर्नब गोस्वामी घमंडी के तौर पर काम कर रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा वो एक दबंग आदमी समझ रहे हैं और पुलिस को धमका रहे हैं, पुलिस की छवि को धूमिल कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो बांद्रा का मामला है, उस मामले में भी गलत तरीके से उनके खिलाफ तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया। और ये कहा गया, उन्होंने जानबूझकर मस्जिद का नाम लिया और ये कहा कि मस्जिद के सामने भीड़ इकट्ठा है। अब मामला ये है कि अगर कोई व्यक्ति स्टेशन की तरफ से रिपोर्टिंग कर रहा है तो वो पीछे जब मस्जिद दिखेगी तो मस्जिद बोलेगा, और अगर मस्जिद की तरफ से कोई रिपोर्टिंग करेगा तो पीछे स्टेशन दिखेगा तो कहेगा कि स्टेशन के सामने भीड़ है। लेकिन दोनों ही बातें सच हैं और ये पूरा सच है। लेकिन इस देश में पूरा सच देखने या दिखाने की बजाय आधा और अधूरा सच दिखाया जाता है और बाद में उसके ऊपर झूठ भी थोप दिया जाता है।
ऐसा नहीं है कि इस तरीके का मामला पहला हो, लेकिन उससे पहले कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें कई जो तथाकथित पत्रकार हैं पूरी तरीके से पक्षकारिता करते हुए नजर आए थे और सीधे तौर पर कोर्ट में भी उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने फेक न्यूज़ दी थी। मैं बात कर रहा हूँ राजदीप सरदेसाई की, अभिषेक शर्मा, प्रणब प्रसून वाजपेयी की। इन लोगों पर कोर्ट में ये साबित हो चुका है कि इन्होंने फेक न्यूज़ दी थी, उसके बावजूद इस पर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि कांग्रेस की सरकार है, इसलिए अर्नब गोस्वामी के खिलाफ वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके उनको हरास कर लेना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों ही एनडीटीवी के बड़े पत्रकार, जिसको कि मैग्सेसे से पुरस्कार दिलाया गया लॉबी के द्वारा, उस व्यक्ति के खिलाफ भी तीन फेक न्यूज़ के बड़े मामले आए। एक तो रेलवे की एक ट्रेन को लेकर उसने फेक न्यूज़ को रिट्वीट कर दिया था और ये कह दिया था कि रेलवे की एक गाड़ी 9 दिन में पहुंचती है, ये किस तरीके की रेलवे है। और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी एक गलत न्यूज़ इस आदमी ने शेयर किया था। तो ये इस तरीके के मामले होने के बावजूद न तो रवीश कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, न टॉर्चर हुआ, न पुलिस ने पूछताछ की। लेकिन यहाँ इस मामले में ऐसा लगता है कि जानबूझ करके महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, वो इस पूरे मामले को तूल देकर अर्नब गोस्वामी से बदला चुकाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में जिस तरीके से परसों एक आदेश जारी किया था दिल्ली के सुल्तान अरविंद केजरीवाल ने, उसको दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल, उन्होंने, जो कि डीडीएमए के भी अध्यक्ष चेयरमैन हैं, तो उन्होंने ये कहते हुए उसको खारिज कर दिया था कि इस मामले में कोई भी इस तरीके का आदेश नहीं चलेगा। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ सभी तरीके के लोग इलाज करा सकते हैं, चाहे उनके पास यहाँ का वैलिड रेजिडेंस प्रूफ हो या नहीं हो। और इसके लिए उन्होंने एक हाई कोर्ट का पुराना मामला भी कोर्ट किया था और सुप्रीम कोर्ट का भी मामला कोर्ट किया था। लेकिन इसके बाद में अरविंद केजरीवाल का पूरा जो एक समूह है वो हावी हो गया और अनिल बैजल, जो कि एलजी हैं दिल्ली के, उनके खिलाफ तमाम तरीके की बयानबाजी करने लगे और ये कहने लगे कि देखिए दिल्ली के लोगों को इन्होंने संकट में डाल दिया है और इन्होंने मुख्यमंत्री के अच्छे फैसले को पलट दिया है, जिसमें कि हमने केवल जो दिल्ली के अस्पताल हैं उनको दिल्ली वालों के लिए आरक्षित रखने की बात कही थी। आज उसी को लेकर फिर से अरविंद केजरीवाल के नायब सूबेदार मनीष सिसोदिया, यानी कि उप मुख्यमंत्री जिसे नाम दिया गया है, वैसे कोई संवैधानिक पद संविधान में उप मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं है, इस नायब सूबेदार ने आज फिर से सीधे तौर पर इसी बात को कहा और ये कहने की कोशिश की कि अनिल बैजल जो एलजी हैं, उपराज्यपाल हैं, उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना आंकड़ों के दिल्ली वालों को खतरे में डाल दिया है। दिल्ली में आने वाले समय में अस्पतालों में बेड की संख्या बहुत ज़्यादा कम पड़ने वाली है और इसको लेकर मनीष सिसोदिया ने जो बयान दिया है वो इतना डरावना है, वो इतना भय पैदा करने वाला है, वो इतना आतंक पैदा करने वाला है कि उस बयान को लेकर अब मनीष सिसोदिया के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से ये मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पूरा नाटक कर रहे हैं, उस नाटक का लब्बो लुआब ये है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से आप घर में रहकर भी इलाज करा के सही हो सकते हैं, और दूसरी तरफ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में जो बाहर से आकर लोग इलाज कराते हैं उसकी वजह से कोरोना के मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। यानी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चाहे मनीष सिसोदिया हो या इसका जो आका है अरविंद केजरीवाल हो या इनका साथी संजय सिंह हो या सत्येंद्र जैन से लेकर तमाम जो इनके लोग हैं जो आज बयानबाजी कर रहे हैं, सब के सब दिल्ली के बासिंदे नहीं हैं। दिल्ली में दूसरी जगहों से आकर इन्होंने दिल्ली वालों के हक पर डाका डालकर सत्ता हासिल कर लिया और आज ये बाहरी लोग ही दिल्ली को ये कह रहे हैं कि दिल्ली केवल दिल्ली वालों की है, बाहर वाले लोगों का यहाँ इलाज भी नहीं होगा। जबकि हकीकत ये है कि दिल्ली पूरे देश की राजधानी है, राजधानी क्षेत्र है, इसमें पूरे देश के किसी भी राज्य, किसी भी यूनियन टेरिटरी के आदमी को रहने का और बसने का उतना ही हक है जितना अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को है। अब डराने वाला बात ये किया है मनीष सिसोदिया ने, उसने ये कहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर 44,000 मरीज होने वाले हैं और उसके बाद उसने कहा कि ये महीना पूरा होते होते मरीजों की संख्या बढ़ के 1.5 लाख से ज़्यादा हो जाएगी और 31 जुलाई आने तक ये पूरी संख्या 5.5 लाख हो जाएगी और वैसी स्थिति में दिल्ली को 80,000 बेड की ज़रूरत पड़ेगी।
यानी ये आदमी एक बार ये कहता है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से हम 4 कदम आगे हैं, और कोरोना से 4 कदम आगे चलने वाला व्यक्ति जो कि जब उसके ऊपर सवालों की बौछार होने लगी तब उसने एक ड्रामा किया और खुद को कोरोना पेशेंट बता दिया। और इस बात की भविष्यवाणी कई ट्विटर यूजर्स ने, कई सोशल मीडिया के लोगों ने पहले ही कर दी थी कि अब जब केजरीवाल पर दबाव पड़ेगा तो निश्चित तौर पर यह व्यक्ति खुद को कोरोना पेशेंट दिखाकर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेगा। और वही हुआ, लेकिन हुआ पूरे एक हफ्ते बाद। एक व्यक्ति ने तो 29 मई को ऐसी बात लिखी थी और ये कहा था कि इंतजार करिए, ये घुंघरू सेठ जल्दी ही इस तरीके की घोषणा करने वाले हैं कि वो कोरोना से पीड़ित हो गए हैं और दिल्ली के लोगों को भ्रमित करने के लिए ये भी कहेंगे कि मैं घर पर रहकर ही इलाज कराकर ठीक भी हो गया हूँ, यानी कि अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। और इस तरीके के प्रपंच की जिसकी उम्मीद थी केजरीवाल ने कल कर दिया। और आज उसके बाद उनका नायब कहता है कि अब दिल्ली वालों को डरने की जरूरत है। दिल्ली में कोरोना पेशेंट्स की जो संख्या है, आज जो भारत की अगर स्थिति की बात की जाए तो भारत में करीब 2.5 लाख के करीब पेशेंट हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली का ये नायब सूबेदार ये कहता है कि अगले महीने की 31 तारीख तक अकेले दिल्ली के अंदर 5.5 लाख केस होने जा रहे हैं। यानी ये पूरे भारत की जनता को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये मानकर चले कि अभी जितने केस उनके यहाँ देखने को मिल रहे हैं वो 4 से 6 गुना बढ़ने वाले हैं। जबकि इस तरीके के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनको डराना नहीं चाहिए, उनके अंदर अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन पहला लागू हुआ था तब भी इनकी पार्टी ने एक अफवाह फैलाई थी और उस अफवाह की वजह से तमाम मजदूर आनंद विहार के बस स्टैंड पर इकट्ठे हो गए थे। वो तो भला हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने हजारों बसें लगाकर उन मजदूरों को अपने अपने घरों तक पहुँचाने का काम किया था। नहीं तो दिल्ली के सूबेदार और उसके नायब सूबेदार ने उन लोगों को तड़पने के लिए, परेशान होने के लिए दिल्ली से बाहर निकालने के पूरा का पूरा षड्यंत्र कर दिया था। जय हिंद, जय भारत।